पात्राचौल घोटाले मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत को कोर्ट ने 4 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया। कल उन्हें पात्राचौल जमीन घोटाला मामले में लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा कि जब हमारा वक्त आएगा तो सोचिए क्या होगा। जमाना एक रहता नहीं, सारे लोगों के लिए दिन जो है बदलते रहते हैं। अच्छे दिन बुरे दिन, अच्छे दिन कब आएंगे वो बात अलग थी, लेकिन ऐसे लोगों के बुरे दिन तो जरूर आते हैं। विपक्ष के आरोपों को जवाब देते हुए संबित पात्रा ने कहा, विपक्ष संजय राउत को मोहरा बनाकर अपनी रोटी सेक रहा है। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। संजय राउत पात्राचौल केस में इन्वॉल्व है और आज विपक्ष कहीं न कहीं संजय राउत को मोहरा बना करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में लगा है। पात्राचौल घोटाला मामले में संजय राउत की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ईडी ने उनकी पत्नी और उनके भाई की करोड़ों की संपत्ति जब्त की है। पात्राचौल केस में संजय राउत की गिरफ्तारी पर संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष ने ईडी की कार्रवाई को गलत बताया। विपक्षी सांसदों ने राउत पर सदन चर्चा की मांग की। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने संजय राउत की गिरफ्तारी पर विरोध जताया। अपोजिशन को खत्म करने की बातें चल रही है। अपोजिशन मुक्त पार्लियामेंट को चाहते हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन संजय राउत कानूनी तौर पर लड़ेंगे और अपना जो भी कुछ उनको कहना है वो कहेंगे। विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार जांच एजेंसी के काम में दखल नहीं देती। कानून की एजेंसीज अपना काम कर रही है। शायद उनके सरकार में रहता होगा कि सरकार दखल अंदाज करती होगी इन एजेंसीज के काम पे। हमारी सरकार कभी एजेंसीज के काम में दखल अंदाज नहीं करती है। देश में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी आज खत्म हो गई। 7 दिनों तक चली नीलामी में 1,50,173 करोड़ रुपए के स्पेक्ट्रम की बिक्री हुई है। नीलामी प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकार ने 10 अगस्त से पहले स्पेक्ट्रम आवंटन पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इसी साल अक्टूबर में 5G सेवा लॉन्च हो सकती है। जो ट्रांसपेरेंसी प्रधानमंत्री जी ने दी है टेलीकॉम सेक्टर को, ये उसका परिणाम है कि आज टेलीकॉम सेक्टर अपनी कठिनाइयों से निकल के एक सनराइज सेक्टर बन रहा है, एक ग्रोथ फेज में एंटर कर रहा है। 5G स्पेक्ट्रम नीलामी के मामले में रिलायंस जियो ने सबसे ज्यादा बोली लगाई। रिलायंस जियो ने सबसे ज्यादा 88,078 करोड़ रुपए की बोली लगाई। भारतीय एयरटेल ने 43,084 करोड़ रुपए की, वोडाफोन आइडिया ने 18,784 करोड़ रुपए और अडानी समूह ने 212 करोड़ रुपए की बोली लगाई। रिलायंस जियो को 24,740 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम मिला। भारतीय एयरटेल को 19,867 मेगाहर्ट्ज, वोडाफोन आइडिया को 2,668 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम मिला। अडानी समूह ने 400 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम हासिल किया। सरकार ने कुल 72,098 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के लिए नीलामी प्रक्रिया शुरू की थी, जिसमें से 51,236 मेगाहर्ट्ज यानी 71% स्पेक्ट्रम की बिक्री हो चुकी है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लग गई। आग में झुलसकर 10 लोगों के मरने की खबर है, जबकि अभी भी कई लोगों की हालत गंभीर है। न्यू लाइफ मल्टीसिटी अस्पताल में आग लगने की वजह जनरेटर में शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। दमकल विभाग की टीम आग लगने की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अभी जस्ट कंफर्म ही कर रहे हैं, मिनिमम 9 की तो हो चुकी है, शायद अभी वही कंफर्म कर रहे हैं कि 10th की वीक में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने अस्पताल में आग लगने की घटना पर दुख जताया है और मरने वालों के घर वालों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश सरकार हादसे में घायल लोगों के इलाज का भी खर्च उठाएगी। मैंने घटना की कमिश्नर जबलपुर को जांच के निर्देश दिए हैं। दुर्घटना के कारणों का भी पता करेंगे, दोषियों को दंडित भी करेंगे। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ महिला नौकरशाहों, शिक्षाविदों और बुद्धिजीवियों ने गृह मंत्रालय को खुली चिट्ठी लिखी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अधीर रंजन चौधरी के विवादित बयान के खिलाफ पूर्व महिला अफसरों ने विरोध दर्ज कराया है। पूर्व महिला नौकरशाहों ने गृह मंत्रालय से अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित किया था, जिसके बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया। संसद में जमकर हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही भी स्थगित हुई थी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने शुक्रवार को राष्ट्रपति से माफी मांगी और कहा कि उनकी जुबान फिसल गई थी। मॉनसून सत्र में लगातार हो रहे हंगामे के बीच आज लोकसभा में कांग्रेस सांसदों का निलंबन वापस ले लिया गया।
यानी कांग्रेस के सभी चारों सांसद अब सदन में चर्चा में शामिल हो सकेंगे। निलंबित सांसदों में मणिकम टैगोर, टीएन प्रतापन, ज्योतिमणि और राम्या हरिदास शामिल थे, जिन्हें पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। सदन में चल रहे गतिरोध को खत्म करने के लिए स्पीकर ओम बिरला ने पहल की और सभी दलों के नेता सदन के साथ बैठक की। सांसदों के सस्पेंशन को खत्म करने के लिए सहमति से प्रस्ताव लाया गया। 25 जुलाई को इन सांसदों को इसलिए लोकसभा से निलंबित कर दिया गया था क्योंकि ये संसद में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिस पर हाल ही में आई नई एडवाइजरी में पाबंदी लगाई गई थी। संसद के मॉनसून सत्र में जारी गतिरोध के बीच आज लोकसभा में महंगाई पर चर्चा शुरू हुई। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने चर्चा की शुरुआत की और फिर से सदन में हंगामा शुरू हो गया। टीएमसी की सांसद काकोली घोष संसद में बैंगन लेकर पहुंची। काकोली घोष ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि क्या अब हम लोग कच्चा खाना खाएंगे। मैं कहती हूँ कि ये सब्जी अगर मैं कच्चा खा जाती हूँ क्योंकि ईंधन नहीं मिलता है, एलपीजी सिलेंडर ये चंद महीनों में चार बार एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़ा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर हमला करते हुए कहा कि देश में गरीबों के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। देश का गरीब जो आज भूखा सो रहा है, वो देश के प्रधानमंत्री मोदी से पूछ रहा है कि मैं रात में और मेरे बच्चे भूखे सोते हैं, मगर देश में 215 बिलियनर पैदा हो गए। कब तक गरीब का पैसा बिलियनर को जाएगा, वो गरीब मोदी सरकार से सवाल कर रहा है। देश की आर्थिक स्थिति पर विपक्ष के तमाम सवाल और आरोपों का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत का मंदी में जाने का कोई सवाल ही नहीं। There is no question of India getting into recession or stagflation. There is zero probability of India slipping into recession. 4,000 banks in China are reportedly on the verge of going bankrupt. महंगाई पर बहस के दौरान ही कांग्रेस सांसदों ने संसद से वॉकआउट कर दिया। इस मुद्दे पर बहस के लिए शिवसेना सांसद विनायक राउत और कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने ही लोकसभा में नोटिस दिया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार को अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल करेंगी। ममता ने मंत्रिमंडल में 2 मंत्रियों के निधन और पार्थ मुखर्जी के जेल जाने को फेरबदल की वजह बताया। बुधवार को मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जाएगा। 4 से 5 मंत्रियों की छुट्टी होगी और उनकी जगह नए चेहरे शामिल किए जाएंगे। इस दौरान ममता ने राज्य में 7 नए जिले बनाने का भी ऐलान किया। सुंदरबन, इच्छेमती, राणाघाट, बिष्णुपुर, जंगीपुर, बहरामपुर और बशीरहाट नए जिले बनेंगे। ममता के इस ऐलान के बाद अब बंगाल में 23 से बढ़कर 30 जिले हो जाएंगे। बर्मिंघम में खेले जा रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने अभी तक कुल 6 मेडल्स अपने नाम किए हैं। इनमें 3 गोल्ड मेडल शामिल हैं और तीनों ही वेट लिफ्टिंग में मिले हैं। आज भी पदकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। भारतीय महिला लॉन बॉल्स टीम ने इतिहास रच दिया। टीम ने सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर सिल्वर मेडल पक्का कर लिया। जूडो में सुशीला देवी निकमाबम ने महिलाओं के 48 किलोग्राम ग्रुप में सेमीफाइनल में मॉरिशस की प्रिंसिला मोरेंड को हराकर सिल्वर मेडल पक्का कर लिया। बॉक्सर अमित पंघाल और मोहम्मद हसमुद्दीन क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वेट लिफ्टिंग में हरजिंदर कौर फाइनल दौर का मुकाबला खेलेंगे। भारत फिलहाल कॉमनवेल्थ गेम्स की पदक तालिका में 6ठे स्थान पर है। चीन की धमकी के बावजूद अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान की यात्रा पर जाएंगी, ऐसा अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक कल और बुधवार को पेलोसी की ताइवान के अधिकारियों के साथ बैठक होने वाली है। इस बीच चीन ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर पेलोसी ताइवान दौरे पर जाएंगी तो उनकी सेना चुप नहीं बैठेगी। 如果佩洛西众议长访问台湾，中方必将采取坚决应对和有力的反制措施，捍卫自身的主权和领土完整。 चीन ने ताइवान को भी डराने के लिए उसके हवाई क्षेत्र में फाइटर जेट भेजे। आज ताइवान के एयर स्पेस में 4 चीनी फाइटर जेट ने घुसपैठ की।